बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज मैं मुझे डर भी लगा, मैं थोड़ी हैरान भी हुई और मैं सोच रही थी कि हम कितना डिपेंडेंट हैं अपनी लाइफ में अपने मोबाइल फ़ोन्स और अपने गैजेट्स के ऊपर। कि अभी ऐसे मेरा मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है और जब मैं आई थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मेरे हाथ में फ़ोन नहीं है। मतलब मैं कोई स्क्रॉल नहीं कर पा रही हूँ, कोई मैसेज नहीं देख पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। मतलब बिल्कुल एक आप ब्लैंक सी सूरत हाल का शिकार होते हो। और विद टाइम ये जो डिपेंडेंट होना है बहुत ज़्यादा हो गया है गैजेट्स के ऊपर। इवन आप जब सुबह उठ रहे हैं तब भी आपके मोबाइल फ़ोन पे सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है। इवन सोते हुए रात को भी आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अब तो रील्स की जो कह ले, मैं ख़ुद भी इस एडिक्शन कह ले या इस मुश्किल का शिकार होती हूँ कि मुझे रात को पूरा टाइम स्क्रॉल करना होता है और ये विद टाइम बढ़ता ही चला जा रहा है। कभी कभी डर भी लगता है कि इतनी डिपेंडेंट लाइफ में हम कैसे गुजारा करेंगे अगर मोबाइल फ़ोन बंद हो जाए। इवन जब इंटरनेट तो बेसिक नेसेसिटी है जी, जिनके काम है उनकी तो मजबूरी है, हमें तो काम ना भी हो तो हमें करना होता है यूज़। तो ये बड़ा मसला हो रहा है। मुझे आज रियलाइज़ हुआ है कि मेरे पास फ़ोन नहीं, तो मुझे लग रहा है मेरी ज़िंदगी ऐसे बिल्कुल खाली खाली सी है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी चार्जिंग पे लगा है, मेरे पास ही है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस्तेमाल करते हैं काम की वजह से भी और काम के बगैर भी, डिपेंडेंट तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हो जाते हैं। अच्छा जी, ये तो होगी मेरी सुबह की राम कथा जो मैंने आपको बिला वजह ही सुना दी है कि मेरा मोबाइल नहीं है तो मैं ऐसे उदास फील कर रही हूँ। लेकिन अभी उदासी तो नहीं मैं कह सकती। तहरीक इंसाफ के लेके हम रोज़ाना बात करते हैं। वैसे जितने भी तज्ज़ियाकार आते हैं वो कहते हैं जी आप स्क्रीन टाइम तहरीक इंसाफ को देते हैं इतना ज़्यादा, आप उसके बारे में बात करते हैं और बेसिक इशू या मेन इशूज़ पे बात नहीं करते। तो हम यही कहते हैं कि जी आप तहरीक इंसाफ पे बात करेंगे तो मसला है कि तहरीक इंसाफ खुद तो बात करवाना चाह रही है, जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। दूसरी जानिब हुकूमत भी इस मामले पर बहुत ज़िद हमें नज़र आती है कि उन्होंने हर हाल में जो कह लेना पीटीआई को या तहरीक इंसाफ को या बानी पीटीआई को वो स्क्रीन टाइम देना है, क्योंकि हम वो भी आकर यही बात करते हैं और फिर जब हम काउंटर क्वेश्चंस करते हैं तो हमें भी उनकी बात करनी पड़ती है। तो ये सारी सूरत हाल उसी तरह से बरकरार है। अब जब तहरीक इंसाफ जी मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत में शामिल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है कि बानी पीटीआई पर एतबार कौन करे, उनकी गारंटी कौन देगा, शराइत के साथ बातचीत करने का क्या जवाज़ है। साथ साथ पीटीआई रहनुमा हुकूमत पर दबाव भी डाल रहे हैं कि अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो बानी पीटीआई के कहने पर जो सिविल लाफरमानी तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। ताहम वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने कह दिया है कि पीटीआई की अगली कॉल फाइनल कॉल की तरह नाकाम होगी। कानून हाथ में लेंगे तो क्रैकडाउन होगा। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई कॉल दें, ये भी अता तारड़ साहब ने कहा है। सोशल मीडिया पर जी पीटीआई वाले इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया को दी जाने वाली गुमराह कुन जो ब्रीफिंग है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अता तारड़ ने ये सारी बातें जब की तो उनके बयान पे जो रद्द-ए-अमल आया तर्जुमान पीटीआई शेख वक्कास अकरम का, उन्होंने कहा जी कि अता तारड़ की जो बेसरोपा गुफ्तगू है उनके तमाम तर दावों को झूठा साबित कर चुकी है। तमाम तर हकाइक बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किए हैं और ये दीदा दिलेरी से बैनुल-अक़वामी मीडिया को धमकियां देकर अपने लिए मजीद गड्ढे खोद रहे हैं। 9 मई की सारी हकीकत सीसीटीवी फुटेजेस जुडिशल कमीशन के जरिए वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी तरफ जी साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए दरखास्त के फैसले तक जुडिशल कमीशन को काम से रोकने और हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकरीर पर पाबंदी की इस्तदा कर दी है। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी, उन्होंने दावा किया है कि मदारस बिल मामला अब हल के करीब है। मौलाना फजल रहमान से उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हो रही है। मुल्की ये जो सारी सूरत हाल है, एक तरफ पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ है। डॉक्टर हामिद खान अल मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अर्मिला, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है मुल्क में? हम कभी कोई ऐसा दिन हो कि सुबह सुबह हम कहें कि हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए, जो आवाम के मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिसको पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक वे में डिस्कस कर सकें, लेकिन हमें कोई खबर सुबह सुबह चाहे वो अखबार देख लें, सोशल मीडिया देख लें, कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। जी अर्मिला, बिल्कुल ऐसी है। बदकिस्मती से पिछले
2-2.5 साल से मुल्क में जो सियासी जमूत है और जो सियासी बोलचाल है उसने अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं रखी। और मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो हम बात कर रहे हैं पीटीआई से मुज़ाकरात की या पीटीआई की मुज़ाकरात पे रजामंदी की और हुकूमत की उससे मैं कहता हूँ भागने की या हुकूमत की उससे हिचकिचाहट, मैं समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती है। देखें पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को ये समझना होगा कि 26 नवंबर कोई आखिरी दिन नहीं था, पीटीआई कोई खत्म नहीं हो गई, पीटीआई का वजूद वहीं है। बिल्कुल ठीक है, पीटीआई बैकफुट पे गई है, लेकिन ये समझना होगा कि कभी के दिन लंबे कभी की रातें, इस तरह नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने और हुकूमत ने कई बार बहुत अच्छे मौके इसलिए जाया कर दिए कि उनको लगा शायद अब वो एक तरह से क्लीन स्वीप कर जाएंगे, नॉन स्टॉप जीतते जाएंगे। ऐसे नहीं होता। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को कैश करवाए, गनीमत जाने और मुज़ाकरात करे। और मुज़ाकरात के अंदर अगर नाकामी होती है या कामयाबी होती है, दोनों सूरतों में अवाम के सामने हकायक रखें। देखिए पिछले 2 साल से अवाम इस एक तकलीफ से दो चार है। अवाम के अपने मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही, ना हुकूमत की ना पीटीआई की। दोनों अपनी अपनी सियासी जंग की वजह से जो मुल्क को जिस बहरान से दो चार किया हुआ है उससे निकालना होगा। नहीं तो एटलीस्ट अवाम के सामने आना चाहिए कि कौन मुखलस है और कौन जो है वो सिर्फ अपनी सियासत कर रहा है। आप मुज़ाकरात करें, आप मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी को अवाम को अपने एतमाद में लें। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मौजूदा हुकूमत हमेशा से पूरी दुनिया में जो होती है वो हुकूमतों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो मुज़ाकरात को करें और मुज़ाकरात की कामयाबी या एटलीस्ट उनकी नेक नीति नजर आनी चाहिए। ये जो आपने $1,000,000 क्वेश्चन कर दिया ना कि मुखलिस कौन है, ये तो डॉक्टर साहब आज तक हम समझ नहीं पा रहे कि इस मुल्क से मुखलिस कौन है। क्योंकि जितनी हम स्ट्रगल और जितना मसाइल हम देख रहे हैं ना, इसमें जितने सिर्फ आपस के बयानात की हद तक डॉक्टर साहब नज़र आता है, अवाम के हक़ में या अवाम के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये जो आपने मुज़ाकरात की बात की है, अब जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात थी जिस पे तहरीक इंसाफ पहले बड़ी बाज़िद थी और उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट ने जब बिल्कुल कहा कि जी हम नहीं करेंगे, अब वो हुकूमत की जानिब आई है। लेकिन अब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पीटीआई से मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट रुकावट नहीं है बल्कि इमरान खान साहब खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है और जो दूसरे दर्जे की उनकी क़यादत है वो बड़ी बेबस नज़र आती है। ये आज की खबर भी है और हेडलाइन भी लगी हुई है। आप समझते हैं कि वाकई तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो इस सारे मामले में सबसे बड़ी रुकावट है, ना कि बाकी क़यादत जो बार बार मुज़ाकरात का कभी ऑन एंड ऑफ कह भी देती है जी कि बातचीत होनी चाहिए। खान साहब खुद बातचीत नहीं करना चाहते? मेरा ख्याल है बानी पीटीआई बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो शराइत हैं वो जरा हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि बानी पीटीआई ने माजी में भी 2-3 बार कहा कि मुज़ाकरात बामानी और उस ताकतवर हल्के से होने चाहिए जिसके पास फैसले करने का इख्तियार हो। बदकिस्मती से ये इस इंप्रेशन को खत्म करना भी मैं समझता हूँ एक बार फिर हुकूमत का काम है कि वो कुछ ऐसे फैसले करके कुछ इस अंदाज में कोई स्टेप लेके दिखाए कि जिससे ये साबित हो कि हुकूमत जो है वो अपने फैसले करने में खुद मुख्तार है। क्योंकि ये एक आम तासुर नहीं है, ये एक मतलब एक हकीकत बनती जा रही है। मेरा ख्याल ये है कि बहरहाल बानी पीटीआई एकदम से मुज़ाकरात के लिए पूरी तरह से वो उस अंदाज में आमादगी इसलिए भी जाहिर नहीं कर रहे कि उससे शायद वो जो अपना उन्होंने जो एक तरह से अभी सिविल नाफरमानी के हवाले से या दूसरे हवाले से जो अपने कार्ड छुपा रखे हैं वो उनको वीक नहीं करना चाहते। लेकिन अगेन इवन दूसरे दर्जे की क़यादत भी अगर पीटीआई की मुज़ाकरात करती है तो हुकूमत की जानिब से दूसरे दर्जे की ही जो हुकूमत की क़यादत है अगर वही मुज़ाकरात के लिए आगे आए, माहौल को कहीं ना कहीं बेहतर किया जाए, साजगार किया जाए, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब आपने भी बात की कि अगर इस चीज़ को थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, लेकिन अब मामला फ्लेक्सिबिलिटी की जगह सिर्फ बयानात तक है। पहले बात होनी चाहती करना चाहते थे, अब पहले बात नहीं करना चाहते थे, अब करना चाहते हैं। हुकूमत अपना मौक़िफ़ बता रही है। ये जो बयानात हैं जिसमें हम इंटरनेशनल मीडिया वाला एक फैक्टर, मैंने अभी अपने इंट्रो में भी कहा कि जो ब्रीफिंग दी गई वो बड़ी गुमराह कौन थी। हमने तहरीक इंसाफ के हवाले से देखा है कि जब भी कोई ऐसी कॉल या ऐसा कोई मामला या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी वो अपनाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल फोरम्स हों, उसको बहुत खुलेआम तरीके से जो कह लें वो यूटिलाइज़ करते हैं, जिस पे बहुत दफ़ा उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ता है हुकूमती हलकों से। आप समझते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है तहरीक इंसाफ की कि इंटरनेशनल मीडिया हो या फोरम्स हो, उनको इन्वॉल्व किया जाए और अपने मामलात को वहाँ पर आवाज़ उठाई जाए?
देखिए, मैं समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती है। उसकी वजह ये है कि अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि जो डर्टी लॉन्ड्री है वो घर में ही धोनी चाहिए, अपनी या डर्टी लॉन्ड्री बाहर नहीं धोनी चाहिए। बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ इसको शायद बहुत बड़ी प्ली समझती है। मैं ये समझता हूँ कि इवेंचुअली अवाम में ये चीज़ गैर मकबूल होती है कि पाकिस्तान कोई भी ऐसा इकदाम जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने, उसको इस अंदाज में नहीं करना चाहिए। और खुसूसी तौर पर अगर उसके अंदर फैक्ट्स और फिगर्स भी सही ना दिए जाएं तो फिर मैं समझता हूं कि मुल्क की जग हंसाई भी होती है। लेकिन वहीं पर एक बात बड़ी गौर तलब है और वो ये कि जब तहरीक इंसाफ को या उसकी लीडरशिप को ये महसूस होता है कि उसका 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 मीडिया बाइकआउट किया जा रहा है, उसके ऊपर मीडिया सेंसरशिप है, उसके हवाले से बानी पीटीआई के हवाले से मीडिया सेंसरशिप है, तो उनको ऐसे लगता है जैसे उनके पास ये वाहिद सहारा है जिसके तहत ये बाकी दुनिया तक भी पहुंच सकते हैं और फिर बाकी दुनिया से घूम के वापस पाकिस्तान तक इंफॉर्मेशन आएगी। सो इस हवाले से मेरा ख्याल है हुकूमत को भी थोड़ी लचक दिखानी चाहिए और जिसको आप कहते हैं ना कि तहरीक इंसाफ को मुल्क के अंदर थोड़ा सा रूम दें और साथ साथ इस बात को इंश्योर करें कि बैनुल अक़वामी मीडिया भी गलत रिपोर्टिंग ना करे, हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग करे और जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं खबर को जांचने के, खबर को परखने के, उसको परखे बगैर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यकीन करके खबरें ना लगाई जाएं, उससे पाकिस्तान और मुल्क की जगहंसाई होती है। तहरीक इंसाफ को ये बात समझनी होगी कि इस तरह का प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा कहीं से भी कोई भी करे, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसका नुकसान भी मुल्क को होता है और इवेंचुअली खुद प्रोपेगेंडा करने वाला उसका शिकार हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ तो अपनी ओवरसीज कम्युनिटी हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, रेमिटेंसेस हो, ये सारे मामलात हों, इसको अपनी स्ट्रेंथ समझती है। और जब भी हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ पे इस तरह का टाइम आया है, चाहे वो अपोजिशन में थे या हुकूमत में थे, उनकी ये जो ओवरसीज कम्युनिटी के साथ जो उनका एक कह लें बॉन्ड है, वो उसको बड़े बेहतर अंदाज में यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। और पॉपुलैरिटी हो या इवन दीगर मामलात में, आप समझ रहे हैं कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, उस सारी सूरत हाल के अंदर अगर तहरीक इंसाफ उसको यूटिलाइज कर रही है, डू यू थिंक कि ये स्ट्रैटेजी ही गलत है या इसको तरीका गलत है? ये मैं इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जानना चाह रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है अर्मिला। बात यह है कि कहीं पर भी किसी भी जमात का वोट बैंक होता है। कुछ जमातें जैसे पीपल्स पार्टी है, उसके बारे में है कि उसके पास देही इलाकों में, गांव में ज्यादा वोट बैंक है। नून लीग के बारे में एक तासुर है कि उसके पास बिजनेस कम्युनिटी का वोट बैंक है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के बारे में ये तासुर है कि उसके पास ओवरसीज पाकिस्तानियों का या यूथ का वोट बैंक है। सो हर जमात अपने अपने वोट बैंक की जो स्ट्रेंथ है वहां पर इस पे इन्हिसार करती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन बात समझने की ये है कि क्या ये जमातें मुल्क के मुफाद को आगे रखती हैं या नहीं। क्या जब वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देती हैं तो उसमें जमात के या बानी पीटीआई के हवाले से ज्यादा अहमियत दी जा रही है या मुल्क के जो रियासती जो इदारे हैं या रियासत का जो नैरेटिव है उसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। देखिए, शख्सियात से इख्तिलाफ है, ये इनकी सियासत में इनका हक है, हुकूमत पे इनका तनकीद करना इनका हक है, लेकिन तहरीक इंसाफ को खुद मैं समझता हूँ एक इखलाकी तौर पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि इससे आगे अगर हम जाएंगे तो उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान की जो रियासत है उसको भी होगा और सबसे बढ़कर ये कि जो ओवरसीज है उसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन फैलेगा, बददिली फैलेगी, तो अपना ही वोट बैंक जो है वो कहीं इवेंचुअली खराब ना हो। साफ सुथरी सियासत बदकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं हो रही है, लेकिन आइडियल सिचुएशन ये है कि जो बाहर का ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बड़ा पढ़ा लिखा और समझदार है और उसको ये सब नजर आता है। मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जहाँ तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी ताकत है, वहीं तहरीक इंसाफ को सोच समझ कर उनके हवाले से फैसले लेने चाहिए। ठीक हो गया। ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है डॉक्टर साहब, अब इस एक बार फिर खबरों में आया है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सिंध हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया है और तमाम फैसले तक, तमाम इस सारे सिस्टम जो दरख्वास्त है उसके फैसले तक तमाम जजेस को या जुडिशल कमीशन को और हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के हवाले से पाबंदी की इस्तदा की है। आप क्या समझते हैं जी, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये अभी तक इसका मामला यहीं पे अटका हुआ है? वैसे तो वो जो भी है अभी किसी ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया अभी तक। देखिए, बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम जिस अंदाज में हुई, जिस जल्दबाजी में हुई,
उसके नतीजे में जिस जल्दबाजी से उसके ऊपर अमल किया गया, फैसले किए गए, चाहे वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती हो, आईनी बेंच का क़याम हो या मुख्तलिफ जजेस की तैनातियां हों, सब ने बहुत सारे सवालात तो खड़े किए हैं। वहीं पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ शाहिद खान अब्बासी की कोई अकेली दरखास्त तो है नहीं, हामिद खान साहब की भी है गालिबन, और भी काफी सारी दरखास्तें हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। मेरा ख्याल ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अभी तक तो ये फैसला नहीं हो पा रहा खुद सुप्रीम कोर्ट से कि इसकी समाअत कौन करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इसकी समाअत करेंगे या आईनी बेंच करेगा, क्योंकि खुद 26वीं तरमीम में क्योंकि ये आईनी मामला है और आईनी बेंच बन गया है, तो ये खुद एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन गया है। मेरा ख्याल ये है कि आज जो सूरत हाल है इसके अंदर हुकूमत की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा 26वीं तरमीम के हवाले से टाइम गेन किया जाए, और मैं नहीं समझता कि शाहिद खान अब्बासी को कोई इतना बड़ा इमीडिएट रिलीफ सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा कि ये जो मौजूदा बेंच काम कर रहे हैं या तैनातियां जो हैं वो मुअत्तल हो जाएं या रुक जाएं। लेकिन ये है कि 26वीं तरमीम ने पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है उसमें एक ऐसी तब्दीलियां लाई हैं ऐसे वक्त पर जिस पर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि कोई भी तब्दीली अगर किसी शख्सियत या मौके या किसी जमात को सपोर्ट करने के हवाले से की गई हो तो वो उसके बहुत दूरस्थ नताइज होते हैं, और उसका नुकसान जो है वो अक्सर देखा गया उसी जमात को हुआ जो लाई है। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। यहाँ मैं और आप महंगाई की बात कर रहे हैं, अपने मसाइल की बात कर रहे हैं, तो जाते ब्रेक पर जाते जाते मैं आपको खबर दे दूँ कि पंजाब असम्बली अरकान ने अपनी तनख्वाहें 526% बढ़ा दी हैं। एक MPA को अब 76,000 की बजाय 4 लाख रुपये मिलेंगे। ये तनख्वाहों की अपडेट है। इसके अलावा भी काफ़ी लंबी है। वज़ीर की तनख्वाह 9,60,000 है, स्पीकर 9,50,000 लेंगे, डिप्टी स्पीकर 7,75,000 लेंगे, पार्लिमानी सेक्रेटरी 4,50,000 रुपया लेंगे, और स्पेशल असिस्टेंट एडवाइज़र 6,66,000 उनकी तनख्वाह होगी, और ये बिल मंजूर हो गया। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, क्रिकेट की बात करेंगे, और आज मैं क्रिकेट की बात करने के लिए इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे बहुत पुराने कॉलीग, मेरे सीनियर और बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आप बहुत टाइम के बाद लेकिन स्टिल आप हमारे सेट पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनी टाइम, थैंक यू। हाउस वर्क गोइंग, कैसा जा रहा है सब? सब अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तैयारी है, आज वनडे मैच स्टार्ट होने वाला लगा है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, और जाहिर है हम T20 में थोड़े मायूस हुए हैं, लेकिन वनडे में एक्सपेक्टेशंस आपकी भी या होप्स आई हैं? आई गेस के वनडे में हम थोड़े से बैलेंस्ड हैं। वनडे में अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से सीरीज जीती है, हमने जिम्बाब्वे में खैर हम उसको काउंट नहीं करते, बट वो भी हम जीते हैं, एक हारे भी हैं। खैर वो हारना शायद मुझे लगता है 2 जीतने से ज़्यादा भारी पड़ता है। एग्जैक्टली, बट वनडे में एज कम्पेयर टू T20 हमारी टीम थोड़ी बैलेंस्ड है, और अच्छा ये हमेशा ये होता रहा है, पाकिस्तान T20 हमेशा अच्छा खेलता रहे, वनडे में हम स्ट्रगल करते रहे हैं। बट अब वनडे में थोड़ा सा बेहतर हुए हैं। कल रिजवान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने बोला कि हम भी अगर थोड़ा सीरियस हैं किसी चीज़ को लेके तो वो वनडे है, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में हो रही है। तो वनडे हमारा तकरीबन वही स्क्वाड है, सिर्फ एक फ़खर जमान नहीं है जो कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आ पाएँ या ना आ पाएँ, और ये सेकंड लास्ट सीरीज़ है उससे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ होगी जो पाकिस्तान के अंदर होगी। बिल्कुल ठीक है। आई होप कि अच्छा मुकाबला, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी टीम बैलेंस है तो हम हरा पाएंगे, बट अच्छा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। वो खैर दूसरे T20 में भी देखने को मिला, पहला भी टाइट हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बट अब साउथ अफ्रीका की टीम T20 की निस्बत सारे स्टार्स प्लेयर्स इसके अंदर शामिल है, T20 में नहीं थे। एग्जैक्टली, T20 में नहीं थे, तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, आई होप। अच्छा सनाउल्लाह, जाहिर है अब हम जब इस फॉर्मेट की बात करें, चाहे T20 में जैसे आपने कहा हमने माजी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हम चैंपियंस भी रहे हैं, बट उसके बाद हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन वनडे के अंदर हमें टॉप बैटिंग ऑर्डर जो है हम उसमें हमेशा स्ट्रगल करते हैं, हमारे ओपनर्स उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाते, और अभी हम देख रहे हैं कि बाबर भी उस तरह से फॉर्म में नहीं है, और दीगर प्लेयर्स की भी जिनकी हम बात करें। डू यू थिंक कि हमें जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसे हम होस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमारी तैयारी, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी प्लानिंग अभी से इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी तो वनडे फॉर्मेट में हो रही है। अगर आप जस्ट T20 वाला देखें, मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत से लोग इग्नोर करते हैं। वो ये है कि
एक साल पहले आप 3 साल पीछे चले जाएं, मतलब इस साल से 3 साल पीछे चले जाएं, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। शायद उस वक्त बाबर रिजवान की जोड़ी बहुत ही चल रही थी, इसलिए गलती की, या हमारा टीम का फॉर्मेट थोड़ा इस तरह से बना हुआ था, हमने कोई बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट नहीं किया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हमें बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट करना। इवन कि हमने नीदरलैंड में जाके खेला, वो भी हमारे नसीम, शहीन, बाबर रिजवान सब खेले हैं वहाँ पे, जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता। जिम्बाब्वे में भी हमारे सब खेले हैं, ऐसा कहीं नहीं होता, हर बंदा बेंच ट्राई करता है, और हमने नहीं किया। दूसरा ये हुआ कि हम पाकिस्तान के अंदर सीरीज़ बहुत ज़्यादा खेले, इस बीच में पाकिस्तान के अंदर टीमें आई, बट अनफॉर्चुनेटली वो जितनी टीमें आई वो फुल स्ट्रेंथ टीमें नहीं थी, सब कोई बी लेवल की, सी लेवल की टीम आई, हम उनके खिलाफ जीतते रहे और हमें लगा कि मतलब हम अच्छे पाँव पे खड़े हैं। बट जब मुकाबला सही हुआ एशिया कप 2023 में, वहाँ से राज खुला कि हम कहीं पे नहीं खड़े हुए, क्योंकि उससे पहले मुझे लगता है उस 2 बरसों में पाकिस्तान किसी से अच्छी सीरीज कोई खेले है ना टफ टीम के खिलाफ, तो वो अफगानिस्तान की टीम थी। बाकी ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, वो आईपीएल चल रहा था, उनकी फी की टीम आई, न्यूजीलैंड की भी बीसी लेवल की टीम आई, वेस्ट इंडीज वैसे स्ट्रगल कर, अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं किया, उनको हमने हराया। तो इन टीमों को हरा के हम थोड़ा बेहतर हुए थे और हमें लगा कि हम वो हैं। और एक एस्पेक्ट जो बहुत कम लोग नोट कर रहे हैं कि एक बरस में हमारे 4-5 चेयरमैन पीसीबी चेंज हुए, 5 कोचेस चेंज हुए, 5 कप्तान चेंज हुए और 5-6 सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई। ऐसा कभी नहीं होता कि इतना चेंज होने के बाद आप कहीं से भी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। क्रिकेटर से पूछे नहीं, हम प्रोफेशनल हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बोलेगा कोई नहीं, बट फर्क पड़ता है। लाइक हम एक चैनल में काम करते थे जहां पर हर 4 माह के बाद डायरेक्टर न्यूज चेंज होता था, फर्ज किया तो हमें फर्क पड़ता था। हम भले कह दें नहीं हम प्रोफेशनल में फर्क नहीं पड़ता, आपको नई जगह एक नई मैनेजमेंट के साथ स्ट्रगल करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये सब चीजें हैं जो बड़ी काउंट। अच्छा, अभी जैसे आपने खुद भी बात की कि हमने देखा है कि जब हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया है, जिसमें हमने अभी एक टेस्ट सीरीज में देखा जिसमें हमने सब अपने स्टार प्लेयर्स को रेस्ट दिया और उसके बाद हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया, तो उन्होंने अच्छा आउटपुट दिया, ऐसा नहीं कि उन्हें मायूस किया। हमें अब इस ट्रेंड को या स्ट्रैटेजी को मजीद डू यू थिंक प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत है कि हम ऐसी सीरीज जहां पे हम रेस्ट दे सकते हैं, जहां पे अपने प्लेयर्स को, जहां पे बैक टू बैक खिला रहे हैं उनको रेस्ट देकर नए प्लेयर्स को मौका दे, ताकि हमें पता हो कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक प्लेयर इंजर है या वो खेल नहीं रहा तो हम उसकी जगह पे उसका एक ऑल्टरनेट हो। मुझे लगता है कि इस जो वनडे सीरीज थी, इवन की T20 सीरीज थी, पाकिस्तान को बेंच स्ट्रेंथ ही ट्राई आउट करनी चाहिए। साउथ अफ्रीका एग्जैक्टली वही करनी चाहिए थी। देखिए, आपको शहीन, नसीम, हारिस रऊफ को खिला के मतलब एक्सपीरियंस नहीं दिलाना, वो एक्सपीरियंस है, जब मर्जी आप उनको उठा के टीम में डाल लें। बल्कि मुझे ज़्यादातर पे लगता है इनका नाम बड़ा है मगर परफॉर्मेंस उतनी बड़ी नहीं है। आप इनकी जगह पे बहुत से ऐसे लड़के हैं जो मतलब लगेंगे थोड़ा फीका, मगर आपको उनको चांस दें, मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। आप देखिए इंडिया स्ट्रगल कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हम 2 टेस्ट मैच जीतने के बिल्कुल करीब थे और उन दोनों टेस्ट मैच में ना नसीम था ना हारिस था, इवन के लास्ट टेस्ट मैच शहीन भी नहीं खेला था। मैंने वो सीरीज कवर की थी, पाकिस्तान 2 मैच बिल्कुल जीतने पे था और हम लोग बैटिंग वैसे हारे थे, बॉलिंग वैसे नहीं हारे। खेला कौन था? मीर हमजा खेला, खुरम शहजाद खेला। अभी भी मुझे लगता है कि आकिफ जावेद, अभी वनडे कप हुआ, सबसे तेज बॉल उसने की है। ये क्रिकेटर्स खुद मानते हैं कि सबसे तेज बॉल उसकी थे। इवन के गैरी क्रस्टन ने कहा था कि ये लड़का मुझे चाहिए, वो ऑस्ट्रेलिया भेजना चाह रहा था, उस वक्त इंजरी चल रही थी, वो नहीं गया था, मगर गैरी क्रस्टन ने उसको निकाल लिया था कि ये अब वो कहीं पे भी नहीं है। आकिफ जावेद कहीं पर नहीं है। मुझे लगता है कि मीर हमजा, मोहम्मद अली, खुरम शहजाद ये अच्छे हैं और आप इनको वनडे सीरीज खिलाते, मुझे लगता है कि T20 भी मीर हमजा, मोहम्मद अली के साथ हम जा सकते थे, आकिफ जावेद के साथ हम जा सकते थे और रिजल्ट इससे डिफरेंट होना था। अब देखिए अफ्रीका की टीम में कोई उनका नहीं, ना मार्को जेनसन था, ना रबादा था, कोई उनका मेन प्लेयर नहीं था, ना नोकिया था, फिर भी वो हमसे जीते। तो जिनकी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी होती है वो बड़ी टीमों को हराते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और हमारी भी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी है, बाज़ वक़्त आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो आप खिला रहे होते हैं उनसे भी ज्यादा बेहतर होती है, हमें पता नहीं होता। और ये प्रूव किया है, प्रूव किया आपने ऑस्ट्रेलिया में, प्रूव किया ऑस्ट्रेलिया में, प्रूव जो कि बहुत मुश्किल कंडीशंस हैं, जिस पे सब कहते हैं कि आसान कंडीशंस नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बात करें कि हम बेंच स्ट्रेंथ को मौका दें, लेकिन अब उसमें फैक्टर ये है कि हम एक प्लेयर को कभी कभी इतने चांसेस दे देते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा होता कि ये प्लेयर वाकई क्या इतने चांसेस डिजर्व करते हैं, और कभी कभी हम एक मैच पे, एक परफॉर्मेंस पे उसको जज करके उसके करियर को ख़त्म भी कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये स्ट्रक्चर ऐसा है, हमें एक दिन याद रहता है, जैसे भी अब आकिफ जावेद की बात करें, वो प्लेयर अब नज़र नहीं आ रहा। अगर हमें उससे पहले देखें तो हमने पहले साइम अयूब हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि हमने उनको बहुत चांसेस दिए और उसके बाद फिर हमने एक ब्रेक दिया। डू यू थिंक कि ये जो कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ चांसेस इन प्लेयर्स को देने चाहिए? देखिए, आपने खुद ही बोल दिया कि कुछ प्लेयर्स को हमने दिए हैं, वो लगा कि शायद अनड्यू चांसेस दिए हैं और इतना खिलाने के बाद फिर परफॉर्म भी करता है वो, बट ये सब डिजर्व करते हैं। जो साइम अयूब को मिला चांस,
देखिए साइम जुब ने 98 रन्स किए, मगर कोई ये नहीं देख रहा 2 कैचेस भी उसके ड्रॉप हुए, ठीक है, एक कैच उसका 97 पे ड्रॉप हुआ, एक उसका पावर प्ले में ड्रॉप हुआ। अगर खुदा ना खासा वो कैच पकड़ा जाता तो वो 10-12 रन्स के ऊपर थे, फिर बात होनी थी कि एक स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ वो फंस रहे हैं। अगरचे ऑस्ट्रेलिया में बेहतर खेले थे, बट पॉइंट इज के आप उनको जितना चांस दिया, 25-27 मैच के बाद उसने पहली 50 किया T20 के अंदर, इससे पहले उसका 49 हाईएस्ट रन्स थे, तो आप बाकियों को भी उतना दें। और फिर दूसरा कि जिसको चांस देना उसकी बेस्ट प्लेस पे दें। तैयब ताहिर T20 का प्लेयर था ही नहीं, आपने इसको T20 में चांस दे रहे हैं, T20 को प्लेयर नहीं है। अब वो वनडे का प्लेयर था, हमने 2023 एशिया कप में उसको टीम में डाला था रिजर्व प्लेयर के तौर पर, क्योंकि उसने इमर्जिंग एशिया कप में 100 किया था। अब उन्हें उसको वहां पे मतलब वनडे टीम में डाला, फिर ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन फिर हमने उसको T20 में डाल दिया। अगर आपने T20 में डालना था, अभी इमर्जिंग एशिया कप हम खेल के आए ओमान में, आप उसको पहले वहां भेज के देख लेते कि वो कितना बेहतर है। आपने वो जहांदाद खान को टीम के अंदर डाल दिया, आप ओमान में भेज के देखते वो कितना अच्छा बेहतर है। मतलब ये वो ओमान वाला बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट था जो अफगानिस्तान जीता है, ठीक है, अफगानिस्तान ने बड़ी टीमों को हराया है, वहां पे वो जीता है। हम वहां पे अपने जिन प्लेयर्स को भेजे उसमें सिर्फ हमने लिया है सुफियान मुकीम लिया जो चाइनामैन स्पिनर है, और कोई दूसरा हमने प्लेयर नहीं लिया उस तरह से। तो आप वहां पे ट्राई आउट कर सकते, इवन के आकिफ जावेद को ट्राई आउट कर सकते थे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि एक तो सही फॉर्मेट में प्लेयर को चांस नहीं देता जहां पे वो डिजर्व करता है, और जिसको दिया जाता है बाज को बहुत अच्छा दिया जाता है, बिलीव होता है कि नहीं अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे साइम के ऊपर सबको बिलीव था कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसने कर भी दिया, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मुझे लगता है कि जो भी डोमेस्टिक खेल के आता है उस पर बिलीव रखना चाहिए। जब आप किसी को इंटरनेशनल टीम में लाते हैं और वो खुदा ना खासा 1-2 मैच में नाकाम हो और आप उसको फेंक देते हैं, वो नाकाम नहीं होता, पहले आप नाकाम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर सो राइट। पहले सिलेक्टर नाकाम होता है जिसको ये लग रहा होता है कि पाकिस्तान खेल सकता है, और 2 मैच में वो नाकाम हो, आपको लगता है नहीं खेल सकता, ठीक है ना। कामरान गुलाम देखें, उसने पाकिस्तान में 100 किया, ऑस्ट्रेलिया में 1 मैच में स्कोर नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं ऑस्ट्रेलिया ये है ही नहीं है, इंटरनेशनल स्टफ ही नहीं है। हालांकि आपने उसको 1 मैच पे जज कर लिया और आपने उसका करियर खराब कर दिया कहीं ना कहीं, लेकिन फिर उसने 100 किया जिम्बाब्वे में जाके, ठीक है ना। उसके ऊपर कितना प्रेशर है कि वो एक लेगेसी के अगेंस्ट खेल रहा है, लाइक बाबर आजम की जगह पे वो खेल रहा है। अब बाबर आजम फिर दोबारा वनडे टीम में आए, वो कहाँ पे खेलेगा, वो खेलेगा जरूर, बट मतलब उसके ऊपर एक दबाव है कि मैं बाबर आजम की जगह पे खेल रहा हूँ, फिर मुझे रन करने हैं। एक 100 करने के बाद 2 मैचों के बाद फिर दबाव बन जाता है कि नहीं फिर 100 करना है, अदरवाइज लोग समझेंगे कि इंटरनेशनल स्टफ नहीं है। तो ये पाकिस्तान में है थोड़ा सा। अच्छा, अब ये सारी बात की जो जड़ है वो हमारी मैनेजमेंट, सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें, हम प्लेयर को एक हद तक ब्लेम कर सकते हैं सनाउल्लाह, लेकिन उसके बाद बात वही आती है कि 1 साल के अंदर अगर 4 या 5 PCB चेयरमैन चेंज हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है, आपके कोच चेंज हुए, तो इसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली और वैसे भी मैनेजमेंट वाइज टीम के ऊपर आता है। सिर्फ आप बाबर, शाहीन, नसीम पर रिलाय करके बाकी प्लेयर्स को नज़रअंदाज करके ये नहीं समझ सकते कि आप जीत जाएंगे या आपकी टीम बड़ी परफेक्ट है। मैनेजमेंट के इश्यूज को सॉर्ट आउट करना कितनी प्राइमरी चीज़ है? देखिए, अभी चेयरमैन PCB हैं, मैं तकरीबन 15 वर्ष से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। इतने स्ट्रॉन्ग चेयरमैन PCB मैंने कभी नहीं देखे, मतलब एक इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो चेयरमैन PCB भी हैं, मगर जितने शिफ्ट इनके टाइम में हुए मैंने किसी टाइम में नहीं देखे। हर सीरीज के बाद आपका कोच बदलता है, हर सीरीज के बाद आपका सिलेक्शन कमेटी बदलती है। क्यों सनाउल्लाह, क्या वजह? क्योंकि उनको खुद क्रिकेट का नहीं पता, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनको खुद पता नहीं है। और उनको जो कान में, उनको पहले कान में कहा वहाब रियाज ने, क्योंकि उनके चैनल पे शो भी करते थे, थोड़ा सा वैसे भी उनका फैमिली था उनका, तो उनको वो लेके आए। ऑल इन ऑल वहाब रियाज से सारे फैसले उन्होंने किए। वहाब रियाज ने वर्ल्ड कप में हम बुरी तरह से हारे, बुरी तरह से हारे, फिर उन्होंने वहाब रियाज को साइड पे कर दिया। फिर वसीम अकरम के पास गया, वसीम अकरम ने वकार यूनुस की तरफ कर दिया कि आप उनको ले लें। वकार यूनुस को लिया, एक दिन वकार यूनुस को लिया कि सारे फैसले उसने करने हैं। तकरीबन 1 माह के बाद वकार यूनुस को हटा दिया और उनको दूसरी जगह पे मेंटोर के तौर पर लगा दिया। हालांकि वकार यूनुस 4 बार पाकिस्तान टीम के कोच रह चुके हैं और 4 बार पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा है। मतलब एक जिसे बोलते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, उनको क्यों दोबारा ट्राई आउट करना है। अब उनके आकिब जावेद हैं और मुझे डर ये लग रहा है खुदा ना खासा अब हम हारे तो उन्होंने आकिब जावेद को भी साइड पे कर देना है। आपने गिलेस्पी का कल इंटरव्यू देखा फॉक्स न्यूज़ पे, उन्होंने कहा कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, सिर्फ एक बंदे के आने से प्रॉब्लम हुआ। उन्होंने नाम नहीं लिया, बट आई एम श्योर कि वो आकिब जावेद के बाद एग्जैक्टली। अब वो कह रहा है मैं कोच हूँ, कल टीम का मैच है, मैं हेड कोच हूँ और मुझे ये नहीं पता कि कल 11 कौन से खेलने हैं। अगर हेड कोच को नहीं पता कि कल 11 कौन से खेलने हैं, तो क्या वो 15 को बुला के बताए कि तुमने ऐसा खेलना और ऐसा खेलना है? सनाउल्लाह, ये कितनी एम्बैरेसिंग बात नहीं लगती कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक इंटरनेशनल कोच जब आप लेकर आए हैं और आपने इतने उस पर क्रिटिसिज्म भी लिया, लेकिन आपने इस बात को मेक श्योर किया कि वो आए, आने से एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ से गए हैं, एक इमेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, टीम का, मैनेजमेंट का कितना इंटरनेशनली रॉन्ग गया है कि हम एक इंटरनेशनल कोच को लाकर और उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए या अथॉरिटी नहीं दे पाए। हम मिनटों और मंतों से लेके आए थे मिनटों मुरादों से लेकर आए थे, सही बात है। गैरी क्रस्टन को, गैरी क्रस्टन
बिग नेम है, वो Absolutely, छोटा नाम नहीं है। उसने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, और जब वो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ा था, इंडियन काफी क्रिकेटर्स बोले थे कि तुम किस देश में जा रहे हो, वहां पे तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। हरभजन का ऑन रैकेट ट्वीट पड़ा हुआ है, ठीक है, और 2-3 माह के बाद हमने उसको फारिग करा दिया। उसका भी यही प्रॉब्लम था, वो कह रहा है कि सिलेक्शन के मतलब जो वो जॉब सीकर नहीं है, उसको पता है, एब्सोल्युटली, ठीक है ना, उसको पता है अपने कद काट का कि मैं कहीं पे भी जाके जाइंट हूं, मैं कितना बड़ा क्रिकेट एग्जैक्टली, वो दुनिया की किसी भी टीम की कोचिंग कर सकता है, ठीक है। तो वो अगर ऐसा सिस्टम होगा तो वो क्यों रुकेगा? उसने गुड बाय बोला और निकल गया। सेम गिलेस्पी, मुझे लगा कि शायद गिलेस्पी जॉब सीकर है, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट गिलेस्पी को मिल रहा था जो गैरी क्रिस्टन को मिला। गैरी क्रिस्टन ने गुड बाय कह दिया, गिलेस्पी ने भी गुड बाय कह दिया। तो ये जगह सही है, लोग मजाक करते हैं, मगर हमारे क्रिकेट बोर्ड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब इनको लगता है कि हम कोच ले लेंगे। अब हमारा कोच जो है आकिब जावेद है, चैंपियंस ट्रॉफी तक का है। अब इनको लगता है हम नया कोच ले लेंगे, नया कोच इनको गैर मुल्की नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा कुछ तगड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर है आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि लोग आने से रिलक्टेंट होंगे कि वो यहाँ आकर कोचिंग करें या किसी भी तरह के अच्छा, आप भी इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर करते हैं, जितने ज़्यादा होते हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से आपका इंटरेक्शन भी होता है। डू यू अग्री कि हमारा जो परसेप्शन है एज अ टीम, या हमारा ड्रेसिंग रूम का माहौल है, या हम मुख्तलिफ जगहों पे पिछले दिनों लॉबीबाजी और ये सारी चीज़ें भी सुन रहे थे, मैनेजमेंट इश्यूज है, एक गलत परसेप्शन ओवरऑल जा रहा है हमारा या चला गया है, हम उसको ठीक नहीं कर सकते? देखिए, ये सब कॉन्टिनेंट का होता है, ये प्रॉब्लम रहता है। मतलब इस पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरा बांग्लादेश का रहा है। अब उनकी टीम देखे नहीं उठ रही। बांग्लादेश 2012-13 के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। अब अफगानिस्तान आया ना, बांग्लादेश 2012-13 में आया था। 12 में हमने उनसे एशिया कप का फाइनल जीता है। नहीं, हम जीते हैं, उन्होंने इंडिया को हराया था। ओह अच्छा, ठीक है, हाँ। जिसमें सचिन ने 100 किया था, वो मैच इंडिया हारा था और बांग्लादेश से हारा था। अच्छा। बांग्लादेश बहुत अच्छी थी। फिर उनमें ये प्रॉब्लम हुआ जो पाकिस्तान टीम में आज है। अभी गिलेस्पी ने क्या बोला? उसने बोला कि मैंने पाकिस्तान टीम में जो टैलेंट देखा है, दुनिया भर की तरह जो टैलेंट है इस देश में भी है, 25 करोड़ आबादी का ये देश है, इसमें भी है, मगर ये क्रिकेट का पावर हाउस इसलिए नहीं बनता कि यहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं है। अब दुनिया का कोई भी बाहर का बंदा आएगा, वो कहेगा सिस्टम अच्छा नहीं है। जो पाकिस्तान का क्रिकेटर होगा वो कहेगा ये क्रिकेटर टैलेंट नहीं है, ये क्रिकेटर टैलेंटेड होते हैं तो पाकिस्तान टीम में आते हैं। मेरा ये बिलीव है। आप कभी ट्रायल देखिए अंडर 16 के, अंडर 19 के, आपको लाहौर के अंदर फर्ज के 4 लड़के लेने हैं ना, तो कम से कम कुछ 4000 बच्चा आया होता है, उसमें से आपने अंडर 19 की तरह बच्चे ले होते हैं। वो सारी चीजों से स्ट्रेन होकर ऊपर आकर डोमेस्टिक खेलता है, उस डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके क्योंकि पाकिस्तान टीम में आता है। तो आप ये नहीं कह सकते वो टैलेंटेड नहीं है। हम डोमेस्टिक भी नहीं खेलते ना, समटाइम्स हम उसके बाद फौरन पीएसएल में ले लेते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारा टैलेंट आ गया, पीएसएल खेला है तो अब इसको नेशनल टीम या इंटरनेशनल टीम में डाल दो। तो वो जो पीएसएल वाला टैलेंट है वो भी तो हम यूटिलाइज करके एक आध दफा में फिर कहते हैं नहीं, ये नहीं हमें समझ में आया। देखिए, हमने अभी जहांदाद खान को थोड़ा मुझे लगता है कि फास्ट ट्रैक किया। जहांदाद खान को वो इसलिए किया कि आकिब जावेद हैं, आकिब जावेद के वो फ्रेंचाइज में खेलते हैं, ठीक है, लाहौर कलंदर्स में खेलते हैं। आपके पास हसैन तलत पहले थे। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसने सिर्फ 1 वनडे मैच खेला हुआ है। तो पहले आप उसको अच्छे से मतलब देख लो कि अगर वो खेलने के काबिल है, उसको भी उतने मैचेस दें जितने बाकियों को दे रहे हैं, और कंसिस्टेंसी दें। ये ना कि 2 मैच खिलाएं फिर एक सीरीज से ड्रॉप कर दें, फिर 2 मैच खिलाएं, ये मजा नहीं आता। तो उसको दें। उसके बाद फिर आपने आमिर जमाल को लिया, आपने उसको पूरी तरह से ट्राई नहीं किया, उसको आपने निकाल दिया, फिर आपने जहांदाद खान को ले लिया। तो मुझे लगता है कि अब जहांदाद खान को लिया तो कम से कम इसके साथ रहें आप। अब मैं नहीं कह रहा कि वापस हाँ, इसके साथ रहें, इसको 25-30 मैच खिलाएं लगातार। आपकी बात ठीक है, ये फर्स्ट क्लास ज्यादा नहीं खेला हुआ जहांदाद खान, ठीक है, बट आपने ले लिया, आपको लगता है कि अच्छा है, तो फिर आप लगातार उसको खिलाएं, अपने डिसीजन के पास हाँ रहें। बट मुझे क्या डर लग रहा है, कल खुदा ना खासा आकिब जावेद नहीं रहते, कोई और आएगा, उसको जहांदाद खान पसंद नहीं होगा, वो किसी और को ले लेगा। ये तो आकिब जावेद का आइडिया ना कि जहांदाद खान उसको पसंद है, उसको लगता है कि हम इससे ये काम ले सकते हैं। अगर आकिब जावेद नहीं रहा तो हो सकता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सनाउल्ला आपको लगता है हम तैयार हैं? मुझे लगता है, देखिए आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या पाकिस्तान इन जनरल हम तैयारी हमारी पूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो चले बन रहा है अभी, कज़ाफ़ी में लगा हुआ है। आई होप कि पहले तक बन जाए। जो डेडलाइन, जो फर्स्ट डेडलाइन है, शायद हम उसको मीट नहीं कर पाएंगे, जो मेरे ख्याल दिसंबर के लास्ट वीक का है। वैसे चेयरमैन साहब कह रहे हैं हो जाएगा, बट फिनिशिंग जो वाला मैटर है वो शायद एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तो हो जाएगा, वो तो मुझे भी मालूम है। बट पाकिस्तान की तैयारी ठीक है, मतलब वी आर नॉट अमंग फेवरेट्स, बट ठीक है। मुझे डर ये लग रहा है, खुदा ना खासा आपके 2 मैचेस हैं, एक न्यूजीलैंड के साथ मैच है, एक इंडिया वाला मैच है। आपको दोनों में से एक पक्का लाजमी जीतना है। खुदा ना खासा दोनों में 19-20 हो गया तो फिर प्रॉब्लम रहेगा कि आप होस्ट हैं और आप पहले राउंड से फारिग हो गए। तो सोचिए ना, पाकिस्तान टीम नहीं, आपने पीएसएल में देखा हमारे कितने से फैंस आते हैं स्टेडियम में देखने के लिए, बहुत कम लोग आते हैं। तो अगर पाकिस्तान टीम रहेगी अगले राउंड्स तक तो तभी आएंगे लोग, तभी एक ग्लैमर रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी का, वरना
वरना मुश्किल जंगल में लगे। मोर नाचा किसने देखा? मोरनी ने भी नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच सनाउल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। सनाउल्लाह खान सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, आज वनडे मैच की सीरीज जारी है। ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी हो या दीगर चीज़ें, उस पर हमने डिस्कशन की। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। वैसे तो अमूमन थाने में जाते हुए ना लोग बड़ा डरते हैं कि पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल टाउन में पुलिस स्टेशन के अंदर एक कैफ़े खुला है जी, थर्ड कल्चर। और ऐसी क्या ख़ास बात है कि इसको पुलिस स्टेशन में खोल दिया, इस हवाले से नताशा रहमान बता रही है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। आज सुबह सुबह मेरे हाथ में मज़ेदार सी कॉफ़ी है, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि इस मौसम में कॉफ़ी ना पी जाए, चाय ना पी जाए तो ये नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाती है। दूसरी तरफ आप देख भी रही होंगी कि शायद मैं किसी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। तो बिल्कुल जनाब, मैं पुलिस स्टेशन के अंदर भी मौजूद हूँ और मुझे किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं है इस पुलिस स्टेशन के अंदर, जो कि मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन है। एक तरफ देख रही हैं कि पुलिस एहलकार यहाँ पर घूमते फिरते आपको दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे हाथ में कॉफ़ी का मग है और मैं बड़े अच्छे मूड में, लाइटर मूड में आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ और आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ। तो जनाब, मैं आज एक ऐसे कैफ़े में पहुँच चुकी हूँ जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है, और मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन ये है। और इसकी एक तरफ एक छोटा सा कैफ़े बनाया गया है जो कि थर्ड कल्चर कॉफ़ी के नाम से बनाया गया है। और कॉफ़ी तो मैंने शुरू कर दी है, मुझे तो आउट क्लास कॉफ़ी लगी है। लोगों का जो रश है, लोगों के जो रिव्यूज़ हैं, वो लोगों से ही जानेंगे, और साथ ही साथ कुछ पुलिस वालों से भी बात करेंगे, और दूसरी जानिब हम जो कैफ़े के ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि उनको ये कैसे ख़्याल आया कि वो पुलिस स्टेशन की इमारत के अंदर, बिल्डिंग के अंदर अपना रेस्टोरेंट खोलें। क्योंकि अक्सर एक मिथ बन गई हुई है कि पुलिस वाले लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो अच्छा नहीं होता। तो आज इस पे भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको कैफ़े के बारे में भी बताते हैं। तो आइए हमारे साथ। कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ तो हुआ जा रहा है। शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद हमें इस कैफ़े में दिखाई दे रही है, जो कि बैठकर अपना काम भी कर रहे हैं और साथ साथ कॉफ़ी को भी इंजॉय कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये बताइएगा कि यहाँ बैठ के कॉफ़ी इंजॉय की जा रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर तो अक्सर ख़वातीन कहती हैं नहीं जाती, तो आप बैठी हुई हैं, क्या कहेंगी? पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत मज़े की जगह है थर्ड कल्चर, ये मॉडल टाउन वाली ब्रांचिंग की, एंड इट इज़ रियली नाइस। बहुत मज़े की यहाँ वाइब है और सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, धूप इंजॉय कर रहे हैं। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि मोस्टली ऐसा होता है कि पुलिस पाकिस्तान में स्पेशली आजकल जो चल रहा है, लोग बहुत डरे हुए हैं कि पुलिस भाई इनसे दूर रहना है, इनसे बात नहीं करनी। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इन अ सेंस कि यार वो भी नॉर्मल लोग हैं, हम भी नॉर्मल हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। तो अब जैसे वो बिल्कुल सामने खड़े हुए ना, वो डर नहीं है कि वो ये नहीं है कि भाई वो कुछ करेंगे या हम कुछ करेंगे। तो आई फील है कि ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए। आप बताइएगा किसके साथ आए हुए हैं और क्या एंजॉय किया जा रहा है, क्या कहूँ? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं अपने दोस्तों वगैरह के साथ ही आया हूँ, हमारे फाइनल चल रहे हैं, तो वी जस्ट थॉट ऑफ अ पीसफुल प्लेस, सो वी केम ओवर हियर कि हम पढ़ लें। But overall, if you ask me, this place is actually very nice. And the question that you've asked my friend about the stereotype, this place is the pioneer example that we actually broke the stereotype. Like मैं लड़का हूँ, I've been to police stations ऐसे नहीं होते, ठीक है, एंड ये तो पुलिस स्टेशन में बिल्कुल भी नहीं हो रहा। The sense अंदर आते हुए थोड़ा सा खौफ होगा कि मैं अंदर आ रहा हूँ और पुलिस स्टेशन भी है, तो कुछ फील हुआ? हाँ डेफिनेटली, मैं को बता रहा हूँ ना कि मेरी वैली ने पार्किंग लिया है एंड मैं एग्जैक्ट पुलिस स्टेशन के सामने उतर रहा हूँ, सामने दो पुलिस वाले खड़े हुए हैं। मतलब यूजुअली मैं लड़का हूँ, मेरे पुलिस के साथ बड़े ऐसे एक्सपीरियंसेस है और आपको थोड़ा सा डर लग रहा होता है। ठीक है जी, थैंक यू जी।
शहरी तो यहाँ पर बैठकर एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑनर भी शहरियों के साथ घुल मिल जा रहे हैं। तो मोहम्मद सलमान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि कैसे इनको ये आइडिया आया इतना यूनिक सा कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही इन्होंने अपना कैफ़े स्टार्ट करना है। सर बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कैसे आपको ख्याल आया कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही आपने कैफ़े स्टार्ट करना है और कैसे परमिशन मिली? मिस, हमें जगह चाहिए थी मॉल टाउन में, तो हमने सारी मार्केट्स को चेक किया और हम यही चाह रहे थे हमारी गुलबर्ग ब्रांच से ये फ़र्क होए। तो गुलबर्ग ब्रांच एक बिल्डिंग के अंदर है, तो हमें एक ग्रीन स्पॉट हम ढूंढना चाह रहे थे, ओपन जहाँ पे हम ये कंटेनर सेट कर सकें। तो हमें सिर्फ यही जगह मिली थी। तो हमने एक एप्लीकेशन लिखी, मैडम शहबानो नकवी तब ASP गुलबर्ग थी, उनके साथ भी एक अलहदा प्रोजेक्ट के लिए ना बात चल रही थी। तो फिर इन दोनों चीज़ों को हमने जोड़ दिया, हमने एप्लीकेशन बनाई, हमने भेजी, IG साहब ने पढ़ी, बुलाया, वो बहुत एक्साइटेड थे। उनकी एक बड़ी विज़न थी कि ये एक बड़ा अच्छा चलेगा और ऐसे शायद और भी प्रोजेक्ट्स होंगे। एंड उसके बाद फिर वेटिंग प्रोसेस शुरू हुआ, वो बड़ा लंबा चौड़ा सख्त प्रोसेस था। कितना अर्सा लगा? मिस, आई थिंक हमारी पहली मीटिंग IG साहब के साथ दिसंबर में हुई थी और हमने फाइनलाइज़ किया था जून में। तो 6 महीने ये चला था। उन्होंने हमारी सारी ब्रांचेस चेक की, हमें चेक किया, हमारी फर्दर बहुत इनके जो सिक्योरिटी के हाँ जी, जो भी इनकी रिजर्वेशंस थी, बहुत ज़्यादा मशावरत हुई कि ये कैसे करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। तो मतलब कि इनके लिए भी एक पहला प्रोजेक्ट था, हमारे लिए भी ऐसा पहला प्रोजेक्ट था। लेकिन बहुत इनका जो बैक एंड पे IG साहब का ऑफिस है, बड़ा प्रोफेशनल सेटअप है। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? मिस, आई थिंक जो पहला हफ्ता था उसमें ना काफ़ी सारा लोग अपना इजहार कर रहे थे कि एक पुलिस स्टेशन में आपने क्यों खोला है, तो ज़्यादा इसके ऊपर लोग लगे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे लोग आना शुरू हुए, पिक्चर्स हुई, वर्ड ऑफ माउथ से पता लगा कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ फैमिलीज़ आती हैं, मतलब बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट है। एक बात हमें ये बताइएगा, ये पुलिस वालों के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि वो खा के पैसे नहीं देके जाते, किसी भी जगह पे बैठते और वो मुफ्ते में खाना खा जाते हैं, चाय पी जाते हैं, और जो रेस्टोरेंट के ऑनर्स होते हैं वो बेचारे कहीं ना कहीं चीखते हुए हमें दिखाई दे रहे होते हैं। तो ऐसा कभी आपको बर्दाश्त करना पड़ा? मिस, हमारी 7 ब्रांचेज़ हैं और आज तक किसी ने फ्री हमसे तो नहीं मांगा। और हम जब यहाँ भी आए हैं ना, हमें ऑब्वियसली हर बंदा यही सोचता था कि फ्री की चलेगी भी। आई थिंक ये भी एक स्टेरियोटाइप है। डिस्काउंट देते हैं आप? सारी पुलिस फोर्स को 20% मिलता है सर्विंग और नॉन सर्विंग, एंड जो शोधा के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको 40% होता है। कैफ़े के किचन में चलते हैं, जो कि एक छोटी सी जगह पे है लेकिन वेल मैनर्ड तरीके से बनाया गया है। एक तरफ बुक रैक बनाया गया है और एक तरफ जो है किचन बनाया गया है। आपको कैमरामैन से कहती हूँ कि थोड़ा सा पैन करके दिखाएं। डिफरेंट जो बुक्स हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं और शहरी ना सिर्फ यहाँ पर किताब पढ़ते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं, बल्कि साथ साथ जो है वो अपनी कॉफ़ी का ऑर्डर भी उन्होंने दिया हुआ है। तो इनसे बात करते हैं पहले और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इस कैफ़े में पहली दफ़ा है? नहीं, इसमें फ़र्स्ट टाइम है। अच्छा, ये बताइएगा, नॉर्मली नाजरीन हमें ये देखने को मिलता है कि किसी भी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में हमें इस तरह से बुक रीडिंग के लिए एक अलग से सेपरेट जगह नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? इट्स द बेस्ट पार्ट है कि यूजुअली जिधर भी कैफ़ेज़ वगैरह जाते हैं हम अपनी बुक्स या लैपटॉप में साथ लेके जाते हैं, बट आई गेस ये फर्स्ट वन है जिधर हमें बुक्स अवेलेबल हैं और काफ़ी मज़े की इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। इट्स द बेस्ट पार्ट। जी, ऐसी जगह होनी चाहिए कि आप साथ साथ अपने खाने को भी इंजॉय करें और किताब भी पढ़ें। तो अभी किचन में चलते हैं और जहाँ से मज़े की खुशबू तो मुझे आ रही है, कुकीज़ भी मौजूद हैं और जो कॉफ़ीज़ हैं, ड्रिंक्स हैं, वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं और देखते हैं कि कैसे बनाई जा रही है। हमारे साथ हमज़ा मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। हमज़ा खान, बताइएगा क्या सारा कुछ कैसे प्रोसेस किया जाता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले इसके लिए एक्सप्रेसो शॉट लिया जाता है, मतलब उसमें 17 ग्राम हमारा जो कॉफ़ी पाउडर होता है वो यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक्सप्रेसो निकालते हैं। फिर जैसे हमारा स्पेनिश मिल्क होता है तो उसके बाद मतलब आइस है, मतलब नॉर्मल कॉफ़ीज़ हैं या फिर आप लोगों की अपनी रेसिपीज़ हैं? तमाम जो कॉफ़ी बनाने की ट्रिक होती है वो आप लोगों की अपनी? जी बिल्कुल, ये सब कुछ हमारा अपना है। मतलब शुरू से हमारी जो स्टार्टिंग में ब्रांच स्टार्ट हुई थी तो उसी से हमारी आई स्पेनिश मतलब सबसे फेमस कॉफ़ी है हमारी।
तो हमारी डिफरेंट जो कॉफ़ी है उसमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब ये है कि मतलब लोग ज़्यादा स्पेनिश लाटे को पसंद करते हैं, ये नहीं कि मतलब और कॉफ़ी अच्छी नहीं, वो भी अच्छी है लेकिन ज़्यादा मतलब लोग लाइक करते हैं स्पेनिश। बताइएगा कि कुकीज़ में क्या ज़्यादा आपका है, हॉट सेल क्या है? कुकीज़ आई थिंक हमारी सबसे बेस्ट जो है चॉकलेट चिप कुकी। ओके, चॉकलेट चिप कुकी है और ये बहुत अच्छे तरीके से छोटी सी जगह पे तमाम जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा गया है और सफाई का, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। किसी भी तरह की कोई भी डस्ट हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। छोटा सा सिंक मौजूद है, बर्तन सारे मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि जो वाइट कलर का हमें बर्तन अक्सर देखने को मिलते हैं वो इतने साफ़ नहीं होते, लेकिन देख सकते हैं कि बिल्कुल सफाई से अच्छे तरीके से तमाम जो निज़ाम है वो यहाँ पर मौजूद है। तो नाज़रीन, क्योंकि मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन की इमारत के अंदर ही ये कैफ़े मौजूद है, तो ऐसे में अगर पुलिस अहलकार बाहर जाते हैं तो उनको चाय या कॉफ़ी पीने के लिए बहुत ज़्यादा अपना टाइम अलग से निकालना पड़ता है, लेकिन अब उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो अपने ऑफिस से निकलते हैं और यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए पहुँच जाते हैं। तो SHO मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आसिफ साहब, ये बताइएगा, ऑफिस से निकले डायरेक्ट यहाँ कैफ़े में आ गए, टाइम भी बच रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमारे आजी साहब पंजाब का कि पहले हम ये होता था कि गेस्ट आते हैं, जैसे अभी मेरे गेस्ट आए हुए थे तो हमें बाहर जाना पड़ता था, अब थाने के अंदर ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो एक पुलिस का कल्चर है, जो हमारे आजी साहब का विज़न है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हम लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना वो फ्रेंडली माहौल है। वो जिस तरह से आसिफ साहब, हमने ये भी अभी देखा कि अंदर आप पैसे दे के और फिर कॉफ़ी ख़रीद के लाए हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अब ख़त्म होता जा रहा है कि पुलिस एहलकार मुफ्त में खाना खा लेते हैं या चाय पी लेते हैं? नहीं, पहले भी ऐसा कोई इस तरह कोई सीन नहीं था। तो अभी आपके सामने मैंने पेमेंट की है, वो पहले भी हम लोग पे करते थे तो अभी भी पे कर रहे हैं, पे करके खा रहे हैं। वो एक गलत इमेज बना हुआ था पुलिस के रिलेटेड और इसी इमेज को आजी साहब पंजाब जो हैं वो लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि वो पुलिस जो पहले लोग सोचते होते थे कि इस तरह की होती है वो बिल्कुल नहीं है। और ये सारा सेटअप आप लोगों के सामने है, जिस तरह से लोग फ्रीली यहाँ पे आ रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, इसी तरह जो है ना वो बाकी भी पूरे पंजाब में पुलिस इमेज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना वो चेंज हो चुका हुआ है। कॉफ़ी तो मैंने साथ साथ इंजॉय कर ली है और पी भी लिया है, टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, लोकेशन बहुत अच्छी है और आपके अंदर एक जो पुलिस का डर था, एक खौफ था, वो ख़त्म हो गया है। तो अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं कैफ़े में, अपनी मर्ज़ी की कॉफ़ी भी पी रहे हैं, अपने वक्त को अच्छे से गुजार भी रहे हैं, यादगार भी बना रहे हैं, क्योंकि एम्बियंस बहुत खूबसूरत है, तमाम चीज़ें परफेक्ट हैं, गुड हैं। और फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाज़िर होंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जो हमारे पास सेट पे या स्टूडियोज़ में मेहमान है, जाहिर है एक तो आर्टिस्ट है हमारे पास, और दूसरी जानिब जो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। किसी भी माशरे में जो तारीख़ी विरसा होता है वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है, और फ़नून लतीफ़ा हो, सकाफ़त हो या मजहबी हम आंगी हो, इसको हमेशा हम इनकरेज भी करते हैं और करना चाहिए भी। एक पढ़ी लिखी या एक जो सोसाइटी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। आज एक अफसोसनाक वाक़े की भी हम बात करेंगे और एक जो मामला है जिस पे तवज्जो होनी चाहिए। लाहौर के करीब जी एक गांव है वागड़िया, जिसमें सिखों का जो तारीख़ी विरसा है उसको मस्मार करने का अमल शुरू हो चुका है। और ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, इस हवाले से आज हमने शो में ज़रूरी समझा कि जो तारीख़ी विरसा है उस पे हम बात करें कि उसको किस तरह से हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, ना कि हम उसको इस तरह से मस्मार करें। नताशा रहमान इस हवाले से मैं बता रही हूँ आपको, ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद फिर इससे गुफ्तगू भी करते हैं।
लाहौर जल्लो के नज़दीक वाहगिरियां गांव में ये तारीखी ढांचा सिखों की मजहबी समाधि है। 10 मरले पर मुश्तमिल ये इमारत देखभाल न होने से खस्ता हाल होती जा रही है। वक्त के साथ ईंटों की कमी से ये इमारत अब एक तरफ झुकने लगी है। बदकिस्मती से सिखों का मजहबी मकाम अब पूरा कटकट का ढेर बन चुका है। मुतल्लिका हुकाम इसकी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं और ना ही सिख कम्युनिटी का कोई रहनुमा यहाँ मौजूद है। सही थी, जब मैं छोटा सा पढ़ता था, इधर से रास्ता था, तो इधर इनकी बिल्डिंग भी बनी हुई थी इस मज़ार की। ठीक है, जो ज़माना गुजरता गया, द स्टेज इज ओल्ड, तो दुनिया अखेर खूट के लेगी। इसके मतलब मुझे मालूम नहीं है ये किसने हॉल निकाला है, कोई मकान बनाने के लिए या किसी से खरीदा है। हुकूमत किधर है हमारी? हुकूमत तो बहुत पूर है। All the association is very weakness done out of the country. पता नहीं किसी ने खरीदा है, किससे खरीदा है, ये तो पूछना चाहते हैं ना आप, किससे लिया है, कितने के लिया है। ये सिखों की जगह थी ये सारी, तो फरोख्त हो गई, जायज़ ले ली, बकर ले ली। गरीब लोग हैं, छोटे छोटे मकान बनाकर इधर अपने रिहाइश करते हैं। हाँ, तो ये बचा हुआ था मेरे ख्याल में। इसके ये जो मंदिर जब बना हुआ ना मेरी संभाल में, तो ये तमाम जगह जो खाली पड़ी हुई थी अब तक हुई, लेकिन हुन जो ज़माना जा रहा है उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, कब्ज़ा करके गांव फरोख्त करना शुरू कर दिया है। अगर सिख देख ले इसको नबूद करने के लिए तो झगड़ा करेंगे। जिस तरह हम ताबेदारी करते हैं मज़ारों की, वो भी करते हैं। सिखों के विरसे के इर्द गिर्द नई इमारतों की तामीर के लिए खुदाई होने से ये इमारत मजीद खतरे में है। सकाफती विरसा ही किसी कौम की शनाख्त होती है और वही कौमें हमेशा जिंदा रहती हैं जो अपनी तहजीब व सकाफत की हिफाजत करना जानती हों। कैमरामैन AR रहमान के साथ नताशा रहमान, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। जी, नताशा की रिपोर्ट आपने देखी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इस हवाले से तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम रिलीजियस टूरिज़म की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो या ओवरऑल भी इस पर बड़ा फोकस किया जाता है। जी, पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल मौजूद है और हमें रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसी जगहों के ऊपर ये जो अदम तवज्जो का शिकार होती हैं, वहाँ पर जो कब्ज़ा माफिया है या दीगर मामलात हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जो कह ले उनको भी इंकरेजमेंट मिलती है। इस पे कितना फोकस करने की ज़रूरत है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ गाजी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, तारिक तान है, असिस्टेंट प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ साथ जी मैंने एक आर्टिस्ट की बात की थी, आज हमारे साथ जी इरम फैसल भी मौजूद हैं, जो कि एक कह लें इंडिपेंडेंट और सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। बुनियादी तौर पे जी ये माहिर नफ्सियात हैं, लेकिन इनका ताल्लुक आज की दुनिया से उस वक्त शुरू हुआ जब कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर जो हिडन टैलेंट है उसको सामने लेकर आए और उस पर काम भी शुरू किया। तो इनको भी अपनी आर्ट जो है उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि ये कर सकती हैं और उसके बाद इन्होंने यूट्यूब ऑनलाइन मुख्तलिफ वीडियोस के ज़रिए इस आर्ट को सीखा और बहुत अब कामयाबी से अपने आर्ट को परसू करी हैं। पेंटिंग्स भी करती हैं और इंटरनेशनली इनकी पेंटिंग्स खासी पॉपुलर भी हैं। और उसके साथ साथ रेजिन आर्ट का बड़ा कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा हमें देखने को भी मिल रहा है, बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। तो इरम रेजिन आर्ट भी करती हैं, इनके कुछ सैम्पल्स मेरे सामने टेबल पर भी मौजूद है, मैं आपको दिखाऊँगी। इरम को हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई। मैं आपसे गुफ्तगू करने से पहले ज़रा सर की जानिब आती हूँ। सर, ये हमने रिपोर्ट भी देखी है, ये सिर्फ एक वाहिद जगह नहीं है जो अभी इस तरह से हम जिसमें देख रहे हैं कि मामलात हैं। इससे पहले भी हमने सर गंगा राम की समाधि भी देखी थी, जिसके ऊपर कब्ज़ा माफिया का एक बहुत बड़ा एलिमेंट था और उसको फिर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौर में ख़त्म कराया गया था। ये जो रिलीजियस टूरिज़म है या हमारी जो सकाफती वर्सा है, रिलीजियस वर्सा है, इसको हम जिस तरह से डील कर रहे हैं, ये बड़ी खौफनाक बात है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि मज़हब और सकाफ़त ये इनको अलग अलग सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। दुनिया की कदीम तारीख़ से लेके मेसोपोटामिया से लेके आप इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आ जाएं और आज की जदीद दुनिया में मैं समझता हूँ कि मज़हब और सकाफ़ती विरसा ये दोनों साथ साथ चलते हैं।
दुनिया में जहाँ भी बाशऊर और तरक्की याफ्ता माशरे पनप रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि मज़हबी इबादत की जो जगह हैं, जो मकामात हैं, उनको उनकी असल शक्ल में उसको बहाल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी हम आपकी इस सवाल का और आपकी इस रिपोर्ट का जो दूसरा बड़ा अहम पहलू है मेरी नज़र में, जिसका बराह रास्त पाकिस्तान और जनूबी एशिया के तमाम ममालिक के साथ हैं, वो है सिख हेरिटेज से। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की जो असास है, हमारी जो सकाफ़ती जो हमारा पस मंज़र है, उसमें उन तमाम अवामिल का बड़ा अहम किरदार है। उन्हीं में से एक जो है हमारी सिख तारीख़ है। एब्सोल्युटली। 19वीं सदी से महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत से लेकर अगर आप आगे चलें और क़याम पाकिस्तान तक 1947 तक, तो हमारे बेशुमार ऐसी नवादरात मौजूद हैं। अभी तक ऐसी मकामात हैं, सिख गुरुद्वारे हैं, जगह हैं, जिनमें बड़ा एक अहम, आपको याद होगा कि करतारपुर को हमने उसको थोड़ा रेनोवेट किया और उसका एक बड़ा अच्छा एक मैसेज गया पूरी दुनिया में। मुझे इस वक्त डॉक्टर दिलवीर पन्नू साहब ज़हन में आ रहे हैं। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कोलीग हैं, और आज बेसिकली ये बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं। ज़ाहिर मज़हबी एतबार से वो सिख हैं और कनाडा में सेटल्ड हैं। और अभी हाल ही में हमने उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज़ में बुलवाया भी था। वो दूसरी दफ़ा हमारे पास आए थे। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो सिख मॉन्यूमेंट्स हैं और गुरुद्वारे हैं, उस पर बड़ा ही वक़ी काम किया है। अच्छा। जो कि इस वक्त इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, और उसका फिर हमारे शोबे ने उर्दू में उसका तर्जुमा भी हाल ही में शाया किया है। मेरा ख़्याल है कि इन गुरुद्वारों के हवाले से जो आपकी रिपोर्ट है, मैं समझता हूँ शायद वो अगर डॉक्टर पन्नू साहब इसको सुन रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि वो इतने ज़्यादा आशिक हैं अपने उन गुरुद्वारों के, और उन्होंने उन ऐसे गुरुद्वारों को भी तलाश किया है जो कि शायद हमारी नज़र में पहले मौजूद नहीं थे। अब बात का जो तीसरा पहलू वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारा जो पाकिस्तानी जो माशरा है, हमारी सिविल सोसाइटी है, इसके क्या किरदार हो सकते हैं ताकि इस तरह के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको उसकी असल शक्ल में उसको महफूज किया जाए। बदकिस्मती से अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये थोड़ा, कहते हैं खूगर हमसे थोड़ा गिला भी सुन लें, तो हमारा तारीख़ी शऊर बहुत कमज़ोर है। और दूसरी चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ कि तारीख़ जो है इसको हमेशा टोटलिटी में लेना चाहिए। ये मसलन मेरी जो एक शनाख्त है उसमें सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत ही काफ़ी नहीं है। उसमें मेरी शनाख्त में आज से जो 1000 साल पहले या 3500 साल पहले की जो तहज़ीब है और उन तमाम अवामिल का जो अमल दखल है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और मैं ज़ाहिर है ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं इन्हें हमें सिर्फ ये नहीं लेना चाहिए कि ये सिखों के गुरुद्वारे हैं। ये मेरा ख़्याल है कि ये हमारे अपने हैं, और ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे बाबरी मस्जिद के हवाले से हमारे दिलों में ज़ाहिर एक मलाल पैदा हुआ, हमें दुख हुआ इस चीज़ का। इसी तरह ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई हमारी हुकूमत का या हमारे लोगों का मजमूई कोई इसका कोई मनफी किरदार है। ये इसको आप तसाहुल कह लीजिए या इसको आप एक गैर ज़िम्मेदाराना फ़ेल कह सकते हैं। माजरत के सर, मैं आपको इंटरप्ट भी कर रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम इसमें कोई नेगेटिविटी इदारों की बात नहीं करें, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ औकाफ का एक इदारा मौजूद है और उसको इस चीज़ को मॉनिटर करना है कि जो हमारी रिलीजियस है या हमारी तहजीब या सकाफ़त है उसको हमने इस तरह से मिसमार होने या ज़ाया होने नहीं देना। और अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को ओनरशिप नहीं ले रहे, जब ये खुदा ना खास्ता इसको कोई ज़्यादा मसला, बल्कि इनफैक्ट हो गया है कि इवन चूँकि हमारी जब रिपोर्टर यहाँ पे गई भी हैं तो उन्हें बड़ी मुश्किल से कवर किया है, बिकॉज उनको वहाँ हरास किया जा रहा था और शूट नहीं करने दिया जा रहा था। तो पहले तो नताशा के लिए बड़ी हिम्मत और शाबाश की बात है कि उन्होंने ये काम किया है, लेकिन सेकेंडली जब तक ये इदारे इस चीज़ की ओनरशिप नहीं लेंगे, क्योंकि एक इदारे कायम है, अगर वो ओनरशिप नहीं लेंगे तब तक ये मामला इसी तरह से चलते रहेंगे। आज ये गुरुद्वारा है, अल्लाह न करे कल कोई और चीज़ होगी और हम यहाँ बैठे उसको बात कर रहे होंगे। ये सिर्फ फेसबुक पे इमेजेस की हद तक मौजूद थी चीज़, जिसको आज हमने अपने शो के अंदर हाईलाइट करने का पर्पस ये है कि ये इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक इमेज अच्छा नहीं जा रहा कि हम किसी भी चीज़ की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने कल्चर की, अपने रिलीजियस
हेरिटेज की हिफाजत नहीं कर पा रहे, तो ये इंटरनेशनली बड़े गलत मैसेज जा रहा है हमारी मैं साइड आपकी से। बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। और देखिए, असल में हम पैरेलल माशरे में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का भी शिकार हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो वो धारा है जो कि सकाफ़ती सरगर्मियों को उसको प्रमोट करना चाहता है, उसको मुस्बत सरगर्मियों को आगे लेके जाना चाहता है। एक तरफ दूसरा माइंडसेट भी है, हमें इस बात का इतराफ़ है, जिसका एक शाखसाना आपने देखा होगा चंद साल पहले बामियान में, जो हमने बुद्धा का कदीम मुजस्मा जो था उसको धमाके से उड़वा तालिबान ने उड़ाया। तो ज़ाहिर एक बड़ा मेरा ख्याल है कि इंतहाई मनफी इमेज जो डेवलप हुआ आलम इस्लाम का भी और सारे दूसरे। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमें जो इक़दामात करने चाहिए, जो हमारे बस में हो सकता है, मैं एज़ अ टीचर ऑफ हिस्ट्री, ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं ये ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको कोशिश करता भी रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स की सतह पे, कि उनके अंदर ये शऊर बेदार किया जाए कि ये जो सकाफ़त होती है ये हम सब की इज्तमाई एक विरसा होता है, ये किसी एक मज़हब या किसी एक मुल्क है उसका नहीं होता है। एक तो ये हमें सरकारी इदारों में या नीम सरकारी या प्राइवेट इदारों में इन चीज़ों पर ज़रा ज़्यादा फोकस और करना चाहिए। दूसरा हमारा है निसाबी जो निसाब साजी का अमल। बीइंग अ टीचर मैं इस चीज़ को बहुत अहमियत देता हूँ। हमारा निसाब बनाते वक्त इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि हमारे अंदर वो जो प्लूरलिज़म का जो कल्चर है, वो प्लूरलिज़म की जो सोच है, वो बच्चों में डेवलप की जाए। ज़ाहिर है इसका नुक्ता आगाज़ जो है वो ख़ानदान होता है। अगर हम माँ की सतह से अगर बच्चे के अंदर ये चीज़ें साथ साथ ये भी इनकलकेट कर दें तो उसमें इसके लिए ज़ाहिर है हमें मिलकर ही काम कर सकते हैं। उसमें यकीनन एक स्टेज पे जाके गवर्नमेंट और उनके इदारों का भी एक बड़ा अहम किरदार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बसाओक़ात हम देखते हैं, जैसे ये केस हमारे सामने है, कि गवर्नमेंट के इदारे उनकी भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। इसी मुल्क में हम देख चुके हैं हालिया बरसों में कि मजहबी इबादत गाहें कुछ थोड़ा सा तनाव का शिकार रही हैं, प्रेशर्स का भी शिकार रही हैं। ये एक तलख सच है और मैं तो तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से समझता हूँ कि तारीख़ के दोनों पहलू हमें देखने चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री, और इस बात पे कोई शक नहीं। लेकिन जाहिर है कि हम इस वक्त ये जो सूरत हाल देख रहे हैं, कि एक टेस्ट केस कह लें या एक केस हमारे सामने है जिस पे हम बात करें, इसके अलावा भी हम जब हेरिटेज या कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो इसको हमें प्रिजर्व करना है, क्योंकि हमारा ओनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम उसकी ओनरशिप नहीं लेंगे तो ये मसले खुदा ना खास्ता। थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ इंटरप्ट करने, तारीख़ से कई मिसालें हम कोट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, जिसको तारीख़ में हम जानते हैं फ़ातिह इस्तंबुल के नाम से, तो अब ये उसका एक पहलू है। लेकिन दूसरा अहम पहलू है, वो हम ये भूल जाते हैं कि ये फ़ातिह था जिसने कुस्तुनतुनिया के अंदर अपनी जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे उनको मजहबी आज़ादियाँ जो दी, और उसके नतीजे हत्ता कि आप देखिए कि सल्तनत उस्मानिया में जो यहूदी थे उनको जितनी आज़ादियाँ थी उस वक़्त पूरी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में शायद ही किसी और जगह थी। वो उस निज़ाम का भी हिस्सा थे और उनकी मजहबी इबादत गाहों का पूरा एहतराम उसी तरह बरकरार था। तो ये, और जहाँ तक बर-ए-अज़ीम की बात है, मेरा ख़्याल है बर-ए-अज़ीम की तो स्ट्रेंथ ही यही है हमारी तारीख़ की, कि हमने मजहबी तौर पर एक प्लूरल सोसाइटी को ज़्यादा इनकरेज किया। हमारा कल्चरल एक वैल्यू है। तो बदकिस्मती से ये बाज़ हवालों से हमें थोड़ा सा इसमें कुछ ख़तरात महसूस होते हैं जो नहीं होने चाहिए। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने एक और सवाल भी करना है, लेकिन चूँकि इरम भी हमारे साथ मौजूद है, मैं इरम से भी उनके आज के हवाले से बात करूँगी। इरम, पहले तो हमें बताएं कि ये जो सेल्फ टॉट होना है, ये आसान काम है या बड़ा मुश्किल काम है, और इसके लिए आपकी क्रिएटिव स्किल्स और आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है वो कब कब आपको रियलाइजेशन होती है? क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपना जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर किया, तो आपका वो टाइम कैसा था और आपको कब रियलाइजेशन हुई? नहीं, ड्राइंग तो शुरू से ही देखें, 9th क्लास में जब आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी जब खुद स्केच कर रहे होते हैं तभी पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। जब आप पेंसिल उठा के वो एक माइक्रोस्कोप जब ड्रॉ करते हैं ना, सबसे पहली वो आपको बता देती है वो आपको बता देती है कि आप कितना कर सकते हैं आप। तो फिर बस वहाँ से चला, साइकोलॉजी आगे रख ली, वो भी एक समझे कि कलर्स और साइकोलॉजी का भी शायद एक कनेक्शन बना। तो उसके बाद ये है कि कोविड में बिल्कुल फारिग, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अपने टैलेंट को पहचाना, उन दिनों मैंने भी फर्स्ट टाइम कैनवस और कलर्स ख़रीदे कि चलें टाइम पास के लिए कुछ करते हैं, कुछ तो करते हैं। तो वो करना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइंग अच्छी होने की वजह से तब मुझे पता चला कि अच्छा ये मुझे प्लस पॉइंट यहाँ आके उसमें मिला है
कि मेरा कैनवस पे एक अच्छा एक आउटपुट उसका आ गया। और अल्लाह की करनी इसमें मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल अल्लाह ताला का एहसान था, मेहरबानी थी कोई स्पेशल, कि वो जब बना तो वो सेल आउट भी हो गया। अरे वाह। और जब वो सेल आउट हुआ, बेशक बहुत चीप प्राइस पे, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। हाँ। मतलब मैं तो बिलीव भी नहीं कर पा रही थी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि अच्छा इसको हम प्रोफेशनली लेके चल सकते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस तरह की पेंटिंग्स आप करती हैं? रेजिन के बारे में तो मैं बाद में पूछूंगी। बहुत सारी यहाँ पे हमारे पास पेंटिंग्स आपकी मौजूद हैं। किस तरह का ज़्यादा आपको पसंद है? ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट कैलीग्राफी की तरफ हुआ। हाँ, कैलीग्राफी में ये है कि एक तो आपको बहुत वास्ट फील्ड है कैलीग्राफी की अपनी, उसमें बहुत सारे आपको स्क्रिप्ट्स मिलते हैं लिखने के लिए, और फिर ये कि जो सुकून और पीस आपको अल्लाह ताला के नाम और आयात लिखने में मिलता है ना, वो एक अलग ही उसका वो है। और उसमें फिर कोई आपकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रह जाती, आप कोई भी बैकग्राउंड्स बनाएं, आप एब्स्ट्रैक्ट्स बनाएं, कोई भी कलर्स उठाएं और उसको आप ज़बरदस्त। तो अच्छा इरम, आपकी आर्ट में हमें बड़ी फ्यूजन भी नज़र आ रही है कि आप कैलीग्राफी के साथ मुख्तलिफ चीज़ें भी, जैसे मैं अपनी साइट पे भी देखूं और पेंटिंग्स में भी देखूं, सो मुझे ये बताएं कि वो गुंबद भी बने हुए हैं, साथ कैलीग्राफी भी हुई है, ये जो फ्यूजन आप करती हैं ये आइडिया कैसे है? बिकॉज बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो कैलीग्राफी करते हैं, वो प्योरली कैलीग्राफी करते हैं। बिल्कुल, वो तो प्योर खत्तात है ना, उनका तो हम मुकाबला नहीं कर सकते भाई। लेकिन ये है कि फ्यूजन आज के दौर की डिमांड है, लोगों को कुछ चेंज भी चाहिए, कुछ डिफरेंट भी चाहिए। ये आजकल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा है। और आप देख रही होंगी कि आजकल तो वैसे भी आर्ट की तरफ दुनिया बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग जो है ना आर्ट की तरफ इंटरेस्ट लेने लगे हैं, उनको समझ आने लगी है कलर्स की और ब्रशेस की और ये वो। तो फिर उसमें फ्यूजन जब तक आप नहीं लाएंगे, आप पीछे रहते जाएंगे। तो इस वजह से फिर देखें, कुछ में मिरर्स को ऐड कर दिया, उसमें मैंने सैंड वर्क को ऐड किया, फिर गोल्ड लीफ का काम शुरू किया। ये जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, ये गोल्ड लीफ मैंने इसमें यूज़ किया है, और गोल्ड लीफ के ऊपर फिर पेंटिंग की है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो ये गोल्ड लीफ भी समझें कि एक नई चीज आपने इंट्रोड्यूस कराई है। अच्छा, अब रेजन आर्ट का बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये कुछ पीसेस इनकी रेजन आर्ट के मेरे सामने हैं, तो ये आपका जाहिर है पेंटिंग्स और कलर से तो ताल्लुक होता है, बट ये एक बड़ी डिफरेंट आर्ट फॉर्म है। बिल्कुल, ये भी मैं वही कहूँगी कि जैसे जैसे ट्रेंड चलता है, इंसान को वैसे वैसे अपने आप को भी अपडेट करना चाहिए। तो रेजन आर्ट एक बहुत जब इन हुआ तो मेरा भी दिल हुआ कि ये भी सीखना चाहिए, एक नई फील्ड है, नई चीज़ है। तो फिर मैंने ऑनलाइन इसकी भी क्लासेस ली। अच्छा, इसकी क्लासेस आपने ऑनलाइन जी बिल्कुल। फिर इसकी मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली। वॉल क्लॉक है और ये भी बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छा, ये मज़ेदार है, मुझे लगता है इससे आपके घर की ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़े ग्रेसफुल लगती हैं। आई रिमेंबर कि मैंने अपना एक सेंटर टेबल बनवाया था और इट वाज रियली नाइस। मतलब जो आता है पूछता है कि वाह, वुड के अंदर आपने रेज़िन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मार्केट में आम नहीं मिलेगी, थोड़ी डिफरेंट लगती है। हाँ, और ये आप इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी कलर स्कीम है, आप जो भी उसमें करवाना चाहें। इज इट डिफिकल्ट कि आपने ऑनलाइन यूट्यूब पे सीखना है, कभी कभी टेक्निक खराब हो जाए इस तरह की आर्ट में? चले पेंटिंग तो आपका एक स्किल है ना, जो आप उसको कर रही हैं, वो आप सीख लेती हैं कलर्स, लेकिन ये तो बड़ा टेक्निक वाला काम है। तो ये सिखाने वाले पे डिपेंड करता है। तो आपने कैसे सीखा, किससे सीखा? मैंने ये ऑनलाइन ही सीखा। निदा है, उनका अपना पेज है, क्राफ्टास्टिक बाय निदा के नाम से। तो फिर मैंने ये कोर्स किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी टीचर रही वो कि उन्होंने सारी टेक्निक्स इतने अच्छे से गाइड की। और फिर बात ये है कि जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, अपने हाथ से जब आप खुद नहीं करेंगे, आप नहीं जान सकते कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसको इस तरह हैंडल कर सकते हैं, इसको ऐसे। तो ये तो खुद करके ही आएगा। अच्छा, ये वाली मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, ये इबारत लिखी हुई है कोई इस पे रूमी? जी, ये पर्शियन की एक पोइट्री की 2 लाइन्स हैं। ओके। तो ये समझें कि सूफ़ीज़म जो है हमारा आजकल बहुत ज़्यादा वो भी कल्चर का हिस्सा बना हुआ है। लोग इतने बड़े वर्लिंग दरवेश और सूफ़ी आर्ट और ये वो इस तरफ आ रहे हैं, तो मैंने एक टच उसका भी दिया कि एक सूफ़ी आर्ट की तरफ भी एंट्री करें। वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इरम से ज़रा और भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद है। प्रोफेसर साहब, अभी
ये केस की हमने बात की, लेकिन उसके अलावा भी हम अपनी कल्चरल या हेरिटेज को देखें तो हमें इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स तो लेने हैं। हम कुछ स्पेसिफिक जगहों पे बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं। हम करतारपुर की बात करें, हमारे सामने एक एग्जांपल है। उसके अलावा भी हम मुख्तलिफ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, लेकिन हमें मज़ीद काम करना है और हमें एज अ इंडिविजुअल भी, सोसाइटी भी और एज अ स्टेट भी किस तरह के स्टेप्स लेने हैं कि हम इनको बेहतर तौर पर प्रिजर्व कर सकें और एक अच्छा मैसेज हम इंटरनेशनली दे सकें। देखिए, इसमें पहले तो हमें अपनी विल को, स्टेट को और सोसाइटी दोनों को अपनी विल को क्लियर करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ कॉस्मेटिक इक़दामात ज़्यादा होते हैं, तो उसका फिर जो आउटपुट है वो परमानेंट लेवल पे नहीं डेवलप हो पाता है। असल मसला ये है, यानी सवाल ये है हु विल बेल द कैट। तो इसको करने के लिए ज़ाहिर है, मेरा ख़्याल है कि जो चीज़ें हम पॉसिबल हैं हमारे लिए, हमारे जो जुरिस्डिक्शन में, एक तो ये है कि तालीमी इदारों में आर्ट और आर्किटेक्चर और सकाफ़त, इससे मुतल्लिका जो मज़ामीन हैं उनका जो सिलेबस है उसको अपडेट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। जहाँ जहाँ पढ़ाया जा रहा है, मैंने अक्सर देखा है, मैं ख़ुद भी, मुझे मौका मिला है तारीख़ी तनाजुर में आर्ट और आर्किटेक्चर और जो सकाफ़त है, जो ख़ास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट की जो मुस्लिम सकाफ़त है, इसको पढ़ाता रहा हूँ मैं, अब भी मैं पढ़ा रहा हूँ। हमने कोर्सेज़ भी डेवलप किए कुछ अपने सतह पे, लेकिन फिर भी एक बड़ी तशनगी सी है उसमें। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें जो कदीम और जदीद का जो, जैसे भी आप फ्यूजन की बात कर रहे थे, तो इसी तरह उलूम के अंदर भी उसका आउटपुट हम नहीं ले पाएंगे जब तक कि हम एक फ्यूजन डेवलप नहीं करेंगे। यानी देखें ना, अब तो टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें वो तलख़ हक़ाइक़ हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप आंखें नहीं बंद कर सकते। तो एक तो है निसाब साजी के हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इकट्ठे होकर इसके लिए बाकायदा कंक्रीट इसमें सजेशंस देनी चाहिए, और इसके लिए हुकूमत, फिर एक बड़ा अहम जो प्रॉब्लम होता है सकाफ़ती सरगर्मियों के प्रमोशन के लिए, वो है फंडिंग। फंडिंग का मसला आप इसे सरफ़ नज़र नहीं कर सकते। जैसे मोहतरमा हमारे साथ बैठी हुई हैं, ये इसी से आगाह हैं कि ये इंतहाई महंगा शौक़ है। बिल्कुल ऐसा है, ये हर एक के बस की बात नहीं है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह बिखरा हुआ टैलेंट है, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सोर्सेज और इस तरह के रीजंस हैं, बहुत सारा टैलेंट नहीं कर पाता। तो पैटर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब पैटर्नाइजेशन जो है हुकूमत सारा नहीं कर सकती, हुकूमत के अपनी तरजीहात के मसले हैं और बहुत कुछ इश्यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ मेरा अपना ये ख्याल है कि सेमी गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर है, इसमें ज़रा थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा सामने। हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी को अवेयरनेस जो है वो दिलाने की सख्त ज़रूरत है। बहुत सारी तंजीमें, फिर कोशिश की जाए कि ऐसे इक़दाम किए जिससे इसको पोलिटिसाइज़ ना होने दिया जाए। एक तो बदकिस्मती ये है कि वो पोलिटिसाइज जब हो जाता है तो मामले की वो सारी जो रूह ही ख़त्म हो जाती है, मकसद जो है वो बिल्कुल और तरफ निकल जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे आप ये बिल्डिंग्स का मामला है, ये तमाम जो इल्मी लोग हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि ये किस कदर है, हमें इसमें कोई मुसलमान गैर मुस्लिम का मसला ही नहीं है सारा। ये तो आपकी ओनरशिप का मसला है। बिल्कुल, ये वो वाला मसला है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका भी। इरम, इन द एंड आप बताएं आपका आर्ट कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, लोग आपको कैसे देखें, आपके काम को कैसे देखें? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है आर्ट बाय इरम के नाम से, ठीक है। मैं वहाँ पर भी, फेसबुक पे भी आर्ट बाय इरम के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच इरम, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई जी। हमने आपकी मुलाकात एक आर्टिस्ट से तो करवाई है, इरम फैसल। आप इनके काम आर्ट बाय इरम के नाम से इनके पेज को देख भी सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब गाजी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो हमें बता रहे थे कि मुताबिक हमें चीज़ों को सिस्टमैटिकली लेकर चलने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मुस्लिम या गैर मुस्लिम चीज़ का मामला नहीं है, ये आपके हेरिटेज का मामला है, आपके विरसे का मामला है, और इसको इस तरह से नज़रअंदाज करना ये इंडिविजुअल सतह पे भी, सोसाइटी की सतह पे भी और हुकूमती सतह पे भी किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, और लोगों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जो कब्ज़ा माफिया का कॉन्सेप्ट है, ऐसी जगहों पर देखना हम जाते हैं, हम अपने बच्चों को अपने घरों में ये तरबियत हमें देने की ज़रूरत है कि जी ये आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत वैल्यू है, इसकी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये जब तक आप नहीं सिखाएंगे तो वो बड़े होकर इन चीज़ों को भी फॉर ग्रांटेड लेंगे, और उनके अंदर अवेयरनेस नाम जो आज हम जिस अवेयरनेस की बात कर रहे हैं वो नहीं होगी। जी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता है यहाँ पे जो सजेशन है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है लेजिस्लेशन का, कंक्रीट लेजिस्लेशन।
मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ सकाफ़ती विरसे को प्रिजर्व करने के हवाले से हमने कानूनी तौर पे ऐसे इक़दाम हमारे बहुत कमज़ोर हैं। ये बहुत बड़ा लूप होल है। जब तक इसको आप एक कवर नहीं फराम करेंगे, प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो हमारी ये हेरिटेज का जो इतना बड़ा ख्वाब और इसके इर्द गिर्द हमने देखा है कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा आबादी है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और ये बीच में है, तो इसके अंदर कोई बाउंड्री, कोई ऐसी चीज़ें सेट होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि ये आपका विरसा है, इसको आपने हिफाजत करनी है, ना कि आपने इसको मिसमार करना है। इस हवाले से हमने कोशिश करेंगे कि इसका फॉलोअप भी अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करें, क्योंकि कल तो हमें बड़ी मुश्किल हुई जब ये रिपोर्ट बनाने के लिए हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ गई, क्योंकि लोगों उनको शूट नहीं करने दे रहे थे, बड़े हरास भी किया। तो नताशा ने खैर ये रिपोर्ट हमें बना के तो बताई है, लेकिन हम इस पर फॉलोअप ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।